है ना। तो विश्व विकलांग दिवस 20 मार्च, रेड क्रॉस डे 8 मई। तो हम लोग याद रखते हैं थैले में 8 क्रॉस हैं, पीछे आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो वो भी 8 मई को ही होता है, तो याद करने के लिए थैले में 8 क्रॉस। ठीक है। तो रेड क्रॉस डे ये भी 8 मई को होता है। नशा मुक्ति दिवस 2 जून, अभी 2 जून आने वाला है। और जैसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है ना, तो वो काफी शराब घोटाला वगैरह ये सब इसमें पता ही होगा, है ना। तो उसमें तो 2 जून को कह रहे हैं कि जेल में रहना पड़ेगा, है ना, 2 जून की रोटी जेल में खानी पड़ेगी। आज की यही हेडिंग है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ते हो नहीं वैसे आप लोग, तो वहाँ यही हेडिंग है कि 2 जून की रोटी जो है वो जेल में खानी पड़ेगी, समझे। तो नशा जून, 2 जून। क्लियर। आगे देखिए, एमटीपी एक्ट कब पारित हुआ? तो 1971 में, 1971 में एमटीपी एक्ट। बात करेंगे इसकी भी आगे कहानी में, चेंजेस हुए हैं अभी। केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित एकमात्र नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली है तो सैंड क्रोमेन। खासियत है कि नॉन स्टेरॉयडल है, सैंड क्रोमेन सहेली नाम से आती है ना। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईआईसीटी हैदराबाद द्वारा विकसित गर्भ निरोधक गोली का नाम OV486। तो आईआईसीटी इनके द्वारा विकसित गर्भ निरोधक गोली का नाम है OV486। इससे ज्यादा जरूरी ऊपर वाला है वो सैंड क्रोमेन। केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये लखनऊ में है, ये भी जरूरी बात है। तो उनके द्वारा विकसित एकमात्र नॉन स्टेरॉयडल गर्भनिरोधक गोली सैंडक्रोमेन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली द्वारा कुष्ठ के लिए विकसित स्वदेशी टीके का नाम है लेप्रोवेक। तो 1998 में डेवलप किया। तो याद कर सकते हो कि नई दिल्ली के अंदर है इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, और कुष्ठ है क्योंकि तो लेप्रोसी, तो लेप्रोवेक। हेपेटाइटिस बी के लिए विकसित स्वदेशी टीके का नाम है शैनवैक बी। तो हेपेटाइटिस बी, तो शैनवैक बी। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रथमतः भारत में कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली 1994। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन नई दिल्ली 1994। पल्स पोलियो को राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया, तो अगले साल कह रहे हैं 1995 में। तो पहले नई दिल्ली शुरू हुआ 1994 में, और 1995 राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। भारत में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी कब शुरू हुआ? तो 1962 में। ठीक है। तो भारत में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1962 में। ट्यूबरक्लोसिस में डोट्स प्रोग्राम को जोड़ा गया। इसमें क्या करते हैं, सामने मेडिसिन देना। मेन बात वो है कि शॉर्ट टाइम के लिए ट्रीटमेंट देना, मतलब सामने ही उसको मेडिसिन देते हो, शॉर्ट टाइम के लिए दे देते हो उसको, बाद में ले जाने के लिए भी। तो डोट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट केस। ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कर लो इसको, शॉर्ट केस नहीं, शॉर्ट कोर्स। ठीक। 1992। भारत भारत में एड्स का पहला रोगी कब देखा गया? तो इनमें कहीं कहीं आपको चेंजेस मिलेंगे इन वाले डेटा के अंदर, ऐसे वाले में। ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है तो ये ठीक है वैसे। तो पहला रोगी देखा गया 1986 में। भारत में एड्स का पहला रोगी 1986 में। कह रहे हैं चेचक के बाद ऐसा दूसरा कौन सा रोग है जिसका उन्मूलन किया जा चुका है, मतलब पूरी तरह वो हट चुका है? ठीक। तो वो है नारू रोग, ये गोएना वोम, ड्रैकनकुलियासिस। ठीक है। तो ये रोग अभी नहीं है कह रहे हैं। तो चेचक और नारू रोग यानी गोएना वोम, तो ये पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। राष्ट्रीय नारू उन्मूलन कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? 83-84, वो वर्ल्ड कप जीते तो खुशी में हमने बहुत सारे काम किए थे। भारत से नारू रोग कब खत्म हुआ? तो 15 फरवरी 2000, है ना। नई एरा में जा रहे थे, 21st सेंचुरी में जा रहे थे कि ठीक है उसको खत्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 15 फरवरी 2000 को। राष्ट्रीय दस्त नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1981। ये जरूरी सवाल है। दस्त नियंत्रण कार्यक्रम 1981। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम बहुत जरूरी है, 1976। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976, और दस्त कंट्रोल प्रोग्राम 1981। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनी? 1983 में। अगेन वही वर्ल्ड कप वाला टाइम। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1985। 1985 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1970। 1970। ठीक है। 71 में एमटीपी है, 70 में ये है। ठीक है। तो नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1970।
राष्ट्रीय रक्त क्षीणता कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, कुछ खास नहीं। विश्व में एड्स का रोगी सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था, बता रहे हैं। कब देखा गया? तो 1981 में, 1981 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1989। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1989 में। और इसकी संस्था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नाको करके सवाल पूछता है, ये कब एस्टैब्लिश हुई? तो यहाँ लिखा 85 है बेटा, ठीक कर लोगे इसको, ये कर लोगे 1992, 1992, 1992, नाको। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रॉम 1989, और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म जो हुई थी वो 1992 में हुई थी। विश्व में पहला रोगी जो मिला था एड्स का वो 1981 में मिला था, 1981। आगे देखिए, द पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने रेबीज के लिए नया टीका TCRV, टिश्यू कल्चर रेबीज वैक्सीन बनाया है। द पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने TCRV बनाया। शांता बायोटेक्निक्स द्वारा विकसित प्रथम भारतीय एंटी कैंसर ड्रग है शेनफेरोन, नाम याद रखना है आपको। तो शांता बायोटेक्निक्स द्वारा विकसित प्रथम भारतीय एंटी कैंसर ड्रग तो शेनफेरोन। भारतीय वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी के विषाणु की आनुवांशिक श्रृंखला की भी खोज कर ली है। ठीक है, जबकि हेपेटाइटिस बी के लिए हमने बनाया शैनवेक बी, और कह रहे हैं सी जो है उसकी भी आनुवंशिक श्रृंखला की खोज कर ली है। आगे चले, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं, देख लो, उठा के देख लो आप। एग्जाम में बहुत रेयरली कभी ऐसा मिलेगा कि पूछा गया हो सवाल इसके ऊपर, ठीक। लेकिन क्योंकि चीज पढ़ने में जरूरी है, तो मैंने कहा यूपीएससी इस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो यहाँ, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको याद करने हैं ये भी सारे। ठीक है, रटने वाली ही चीज है गेम पूरा। संस्थाएं हैं कहाँ पर है ये याद करना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका जो हेड ऑफिस है कह रहे हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। यूनिसेफ, न्यूयॉर्क के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनिसेफ, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर भूल जाओ तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि या से यूनिसेफ, और या वाला ये है न्यूयॉर्क, वहाँ कई सारे या हैं। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी या आता है। ठीक, तो एक साथ जोड़ देते हैं इनको। तो WHO जो होता है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन, हैदराबाद। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन, हैदराबाद। तो याद करने के लिए, एक तो पीछे आपको बताया होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन, वो गिरिंद्र नाथ मुखोपाध्याय एक बुक है ना, वो याद की थी हमने। इसी तरह हम याद रखते हैं कि हैदराबाद के निजाम का आप बहुत सुनोगे, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ते हो, है ना। तो सबसे लास्ट में वही रियासत थी जो भारत में मिली थी, वो और एक कश्मीर, इन दोनों में पंगा था थोड़ा। तो वैसे भी याद रहता है कि कहते हैं हैदराबाद के निजाम के पास मतलब फाइनेंशियली बहुत रिच थे वो। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि विलय हो भारत के अंदर। तो हिस्ट्री है काफी मतलब जुड़ी हुई हैदराबाद के साथ। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन, हैदराबाद, ऐसा हम याद रखते हैं। नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में है। नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, पालमपुर। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नागपुर। ठीक है, तो नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर में है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एक मिनट बेटा।
देखिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन हैदराबाद, नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर हिमाचल प्रदेश, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मैं इसको इस तरह याद रखता हूँ कि अक्सर आपने सुना होगा कि जो सांप होते हैं लोग उनको मार देते हैं, कि मारना नहीं चाहिए, है ना, कि सांप अगर मर जाए। और एक कहते हैं ये मधुमक्खियों को आपने सुना होगा अक्सर, हनी बीज जो होते हैं, कि जब ये नहीं रहेंगी तो पूरा सर्कल लोगों ने काफी उसको बताया हुआ है कि कैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर ये चीजें ना रहें, सांप और ये हनी बीज। तो उस तरह अगर याद कर सकते हो कि हमारा एनवायरनमेंट इसलिए बचा हुआ है कि अगर नाग मतलब सांप अगर है तो, कहने का मतलब तो ये याद रह जाता है कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नागपुर के अंदर है। नेशनल मलेरिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। है ना, तो सबसे ज्यादा डेंगू वगैरह केसेस इधर ही होते हैं, आप देखोगे तो जब पीक टाइम आता है, कि आने दो बरसात, उसके बाद यहीं सुनने को मिलेगा। तो नेशनल मलेरिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो ये भी नई दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, मलेरिया इंस्टीट्यूट भी दिल्ली में है, दिल्ली वाले इकट्ठा कर लेना, काफी सारे हैं क्योंकि। तो नेशनल मलेरिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नई दिल्ली में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में है। देखो, लेबोरेटरीज के अंदर क्या होता है, कोई चीज बार बार करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट ऐसे तो होता है कि किया 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 बार बार करते रहते हैं। तो ऐसा करो, पुनः पुनः की जाती हैं चीजें, रिपीट की जाती हैं। तो कहाँ, केमिकल लेबोरेटरी के अंदर, ऐसा। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। ये यूपी वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी जरूरी क्वेश्चन होता है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर कर्नाटका। ठीक है, अगेन, तो बेंगलोर का संबंध जानते हो साइंस के साथ बहुत ज्यादा है, तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो ज्यादातर बेंगलोर का नाम आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, साइंटिस्ट वहां से होंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो साइंस के साथ बेंगलोर जुड़ा हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च जामनगर, है ना, नाम ही IPGTNR है, जो पुराना नाम था उसका ITR भी हो गया। तो आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च जामनगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यह है जयपुर, NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। तो देख रहे हो, पेड़ पौधों के साथ लखनऊ जुड़ा हुआ है, चाहे बॉटनिकल गार्डन हो ऊपर जो पढ़ा, चाहे मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों लखनऊ में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता, तो कोलकाता, हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, याद कर लेना। वैसे याद करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हाइजीन यानी H से शुरू होता है, इसी तरह होम्योपैथी वो भी H से शुरू होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है होम्योपैथी का, वो कोलकाता के अंदर है। तो H वाले जो आंसर है उनका जवाब कोलकाता है। तो हाइजीन वाला भी और होम्योपैथी वाला भी, दोनों कोलकाता के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, ये भी कोलकाता में ही है। नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, माफ करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस नई दिल्ली, तो ये भी दिल्ली में ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस नई दिल्ली। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई। ठीक, अगेन देखो, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर। तो बैंगलोर में सबके आगे टीवी रखे होते हैं, है ना, कंप्यूटर स्क्रीन, जानते ही हो, IT सिटी कहा जाता है उसको। तो मैं उस तरह याद रखता हूँ कि टीवी रखे हैं सबके आगे, मतलब स्क्रीन लगी हुई है। तो वो बैंगलोर मतलब ट्यूबरक्लोसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेकंड है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, तो हनी सिंह, है ना। तो देखा ही आपने, अभी वापस आया है कि रिहैब में था, ऐसा कह रहे हैं, हाँ, संजय दत्त की स्टोरी है कि रिहैब में था। तो उस तरह याद रख सकते हो कि रिहैब वाली बात मुंबई के लोगों के लिए ज्यादा होती है, जो लोग वहां जैसे रहेंगे उस तरह से, कल्चर ऐसा थोड़ा। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, तो मैसूर। ठीक है, तो हम याद रखते हैं कि मशहूर स्पीच को सुनो, हियर करो, मतलब स्पीच एंड हियरिंग मैसूर। न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, ये भी न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, टाटा मेमोरियल, सबने नाम जैसे सुना होगा, तो उस तरह करके याद कर सकते हो, कैंसर के लिए फेमस है, तो मुंबई में ही है। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई। सेंट्रल लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंग लिपेट मद्रास, सेंट्रल लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंग लिपेट मद्रास। सेंट्रल फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूट, अगेन नई दिल्ली में ही है। तो दिल्ली के बहुत सारे हैं, देखो ये भी है, ये कम्युनिकेबल डिजीज वाला। और भी पीछे देखें,
ये देख पा रहे हो, इंडियन फार्मा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और भी कोई एक था, मलेरिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे आप। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू एंड कश्मीर में, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर। ठीक है, अगेन लगातार टीवी के आगे बैठे हो, स्क्रीन के आगे बैठे हुए हो, मतलब काम किए जा रहे हो, आईटी सेक्टर में हो, तो मेंटल हेल्थ पे भी काम करना होता है कि भाई मेंटली भी स्ट्रांग रहो थोड़ा। वायरस रिसर्च लेबोरेटरी पूना। तो वायरस तो बार बार आते रहते हैं, है ना, कि अभी कोविड था चला गया, कह रहे हैं कि सिंगापुर में भी केसेस आ गए थे खूब ज्यादा, है ना, पीछे काफी पीक था अभी सिंगापुर के अंदर। तो उस तरह याद कर सकते हो कि वायरस पुनः पुनः आते रहते हैं, हर साल फिक्स उनका टाइम है कि उस समय पे आके एक बार आपको ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो वायरस रिसर्च लेबोरेटरी पूना। सीरोलॉजी एंड केमिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी, अगेन कोलकाता। तो कोलकाता में होम्योपैथ हुआ, और हाइजीन वाला हुआ। इसके अलावा वो था, एक न्यूट्रिशन रिसर्च था, कौन सा था, ये सीरोलॉजी एंड केमिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी तो है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, वो था कोलकाता में, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन और सीरोलॉजी एंड केमिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी, ये भी कोलकाता में ही है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये भी कोलकाता में ही है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, अगेन कोलकाता। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी नहीं है, कुछ है जो डायरेक्ट डिजीज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको स्पेशली याद कर लेना। ठीक, लेकिन अगर टारगेट यूपीएससी है, क्योंकि अभी तो समय है, तो धीरे 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 याद करते चलो, तो सारे याद कर लेना। एआईए पीजीडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिल्ली वाले देख लेना मेनली। ठीक है, बाकी जो मेन डिजीज के ऊपर है, जैसे टीबी वाला है वो कहाँ है, कि बेंगलोर में है। ठीक है, उस तरह वाली दो तीन देख लेना। सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो, नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता, बात हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे, इसको भी याद कर लोगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, आरएवी, नई दिल्ली। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, स्पेशली याद रखोगे, नई दिल्ली। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईएमपीसीएल जो है, वो अल्मोड़ा उत्तरांचल के अंदर। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा उत्तरांचल। गांधी प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान कॉलेज, लखनऊ में, गांधी प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान कॉलेज, लखनऊ। नेशनल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी मेडिसिन, ओरेगांव। ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड ओस्टियोपैथी, लंदन। ब्रिटिश कॉलेज ऑफ ओस्टियोपैथी, नेचुरोपैथी एंड ओस्टियोपैथी, लंदन, देख लेंगे, कुछ खास नहीं है। आगे चलें। वैक्सीन फॉर्मेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ बनते हैं, तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली के अंदर है वहां। पास्चर इंस्टीट्यूट कोनूर में, पास्चर इंस्टीट्यूट कोनूर। हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई, है ना, मुंबई में लोग जाते हैं कि ऐसा की होप लेके कि हाँ कुछ कर लेंगे लाइफ के अंदर अपनी, खासकर जो स्ट्रगल करने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में मान लो, तो उस तरह से चलो होप लेके जाते हैं, कि हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई। बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी, तो ग्विंडी, चेन्नई में कोई जगह है ग्विंडी वहां। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, पास्चर इंस्टीट्यूट कोनूर, पास्चर इंस्टीट्यूट कोनूर, हॉपकिंस मुंबई, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी, तो गुइंडी चेन्नई। आगे देखेंगे कुछ प्रमुख टीकाएं। तो कह रहे हैं वृंद माधव के ऊपर लिखी हुई है एक व्याख्या कुसुमावली, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो श्री कंठदत्त ने लिखी है। तो वृंद माधव के ऊपर व्याख्या कुसुमावली बाय श्री कंठदत्त। चक्रदत्त पर रत्न प्रभा, निश्चल कर रहे हैं, आपको शायद समय भी बताया है इसका, कब लिखी गई है, 13। 13th सेंचुरी में। ठीक है ना, तो लिख सकते हो सामने चाहो तो 13th सेंचुरी। तो चक्रदत्त पर रत्न प्रभा निश्चल करने लिखी है। वैद्यक जीवन के ऊपर दीपिका टीका, रुद्र भट्ट, ये भी याद है आपको। तो वैद्यक जीवन पे भी दीपिका टीका लिखी हुई है, किसने लिखी है, रुद्र भट्ट ने लिखी है। आगे चलेंगे। कुछ प्रमुख उपमाएं दी गई हैं कुछ आचार्यों को, तो वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ के ऊपर आ चुके हैं, जैसे मैं बता दूंगा किस पे आ चुके हैं। तो जैसे देख रहे हो, चीनी चिकित्सक महर्षि पेंगी, तो नाम से पता चल रहा है पेंगी चाइनीज नेम लग रहा है सुनने में, तो चीनी चिकित्सक है। यूरोपीय चिकित्सक हिरण्याक्ष, ये याद रखोगे सारे पॉइंट शुरू के जो है तीन चार। तो यूरोपीय चिकित्सक हिरण्याक्ष।
बाल्हिक चिकित्सक, कांकायन। और लिख लोगे एक और नाम इनके आगे, यूनानी वैद्यक भी कहते हैं इनको, यूनानी वैद्यक या बाल्हिक चिकित्सक या भीषक, कंकायन। चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्रनयन चक्रपाणी की उपाधि है। चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्रनयन चक्रपाणी। इतने याद रखने हैं बेटा। आगे वालों में सवाल कभी आज तक तो मिला नहीं है, अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं कहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो इनको जरूर याद कर लेना, ऊपर के जो ये चार पांच है ये बहुत जरूरी है यहाँ तक। तो चीनी चिकित्सक महर्षि पैंगी, यूरोपीय चिकित्सक हिरण्याक्ष, बालिक कांकायन, चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्रनयन ये चक्रपाणी की उपाधियां हैं। बाकी आप देख लो। कविंद्रमणि तो राजवैद्य रामसेंद्र, राजवैद्य रामसेन। प्रथम वैद्य रत्न किसको मिला, ये प्रथम वाली चीज जरूरी होती है तो इनको जरूर याद कर लिया करो। ठीक है, प्रथम वैद्य रत्न द्वारका नाथ सेन है ना, द्वारका नाथ श्री कृष्ण भगवान का नाम है। तो उस तरह याद कर सकते हो कि प्रथम वैद्य में जो रत्न है वो द्वारका नाथ है। पूरी कहानी वाली याद होगी, जो कृष्ण भगवान ने एक का वो गला काट के जो मारा था, है ना, कि सबसे पहले इनकी पूजा होगी, ऐसा कुछ था कि वो एक मीटिंग हो रही थी तो वहां कृष्ण भगवान आए थे पहले। तो उस पर भी याद कर सकते हो। किसको मारा था वो, उनकी कोई बुआ का बेटा था, कौन था वो, याद है किसी को? कि 100 गलतियां माफ करूंगा तुम्हारी, फिर मारूंगा, तो एक उसको मार दिया था उसने। खैर, नहीं आते छोड़ो, याद कर लो कुल मिला के। तो प्रथम वैद्य रत्न है कि प्रथम उनको मतलब गिनती उनकी करनी है किसकी, द्वारकानाथ की, ऐसा याद रखने के लिए। महा महा उपाध्याय, द्वारकानाथ सेन, गणनाथ सेन, तो इनको महा महा उपाध्याय करके उपाधि दी गई है। कविराज तो गंगाधर राय और यामिनी भूषण को कविराज कहा गया। ये बहुत जरूरी है बेटा, चरक आचार्य इसको याद रखोगे। धर्मदास वैद्य, लोग इसको अक्सर चक्रपाणी लगा देते हैं आंसर। तो चरक आचार्य धर्मदास वैद्य को कहा गया, चरक आचार्य धर्मदास वैद्य। नेक्स्ट है पद्म भूषण, तो अब तो बहुत लोगों को मिल चुका है, बहुत लोग हो गए इसमें, पद्मश्री वाले बहुत लोग हो गए हैं, मगर फिर भी सत्यनारायण शास्त्री पहले व्यक्ति थे, चाहो तो लिख भी लो। प्रथम पद्म भूषण आयुर्वेद में तो सत्यनारायण शास्त्री। तो ये जरूर याद रखना, सत्यनारायण शास्त्री नाम से मैच कर रहा है। पद्म भूषण नारायण, ठीक है ना। तो पद्म भूषण सत्यनारायण शास्त्री, और कह रहे हैं पंडित शिव शर्मा को भी मिला है। पर पद्मश्री देख लोगे, प्रोफेसर के एन उडुप्पा, बृहस्पति देव त्रिगुणा, आशुतोष मजूमदार, बालिंदु प्रकाश, डॉक्टर पी के वॉरियर, वैद्य सुरेश चतुर्वेदी। ठीक है, इसके बाद भी फिर बहुत लोगों को अवार्ड हो चुका है। तो राजेश कोटेचा सर को भी मिला हुआ है पद्मश्री, अभी पीछे शायद साहू सर को मिला है ना। तो प्रोफेसर रामहर्ष सिंह को मिल चुका है, अभी तो रहे नहीं। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली इस चीज के ऊपर। और देख लो आयुर्वेद महर्षि, दयाराम अवस्थी, मुरारी लाल मिश्रा, डॉक्टर पी एन वी कुरूप, तो इन लोगों को आयुर्वेद महर्षि की उपाधि मिली है। इसको चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, मेरे याद करने का तरीका ये था कि पीएनबी बैंक है, मान लो पीएनबी बैंक है, वो दया दिखा रहा है मुरारी के ऊपर। ठीक है, तो पीएनबी ने मुरारी पर दया दिखाई। ठीक है, क्योंकि वो आयुर्वेद का महर्षि था, मतलब ऐसा होगा कि लोन वगैरह लिया होगा पीएनबी बैंक से, है ना, वो नीरव मोदी वाला। तो ऐसा याद कर सकते हो कि पीएनबी ने मुरारी लाल पर दया दिखाई क्योंकि वो आयुर्वेद का महर्षि था, कुछ ट्रीटमेंट कर दिया होगा उसका किसी ने, तो कहा ठीक है चलो बाद में दे देना। आयुर्वेद पीयूष पाणी, वैद्य श्री राम शर्मा, वैद्य पी के वॉरियर, प्रोफेसर राम हर्ष सिंह, तो इन सबको आयुर्वेद पीयूष पाणी की उपाधि भी मिली है। ठीक है, तो राम आप कॉमन वर्ड चाहो तो याद कर सकते हैं, यहाँ देखो राम हर्ष सिंह भी हैं और राम शर्मा जी भी हैं। इसके अलावा वैद्य पी के वॉरियर, है ना, तो राम जो थे वॉरियर ही थे, भगवान श्री राम के बारे में बात होती है वॉरियर की तरह उनको दिखाता है, तो वैसे भी याद कर सकते हो। तो आयुर्वेद पीयूष पाणी। बीएचयू में ये सब नहीं याद करने सारे पॉइंट, ठीक, इनको हम पढ़ेंगे भी नहीं अभी, अभी काम के नहीं है पॉइंट सारे। ये देख सकते हो बीएचयू में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संस्थापक थे प्रोफेसर के एन उडुप्पा। ठीक है, आगे चलिए, अगले पेज पे आ जाओ। बेटा वो लोकल पॉइंट्स हैं अभी, क्योंकि एग्जाम एक होता है कॉमन, तो अब वो पॉइंट नहीं पूछे जाते, आपको पहले भी कहा है। आप जिस स्टेट के हो, अगर आपको कोई स्टेट का एग्जाम होता है, स्टेट पीएससी होती है, तो फिर आपको जो आपके यहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट हो, इस तरह की चीजें हो, संस्थाएं हो, तो उनके बारे में थोड़ा सा नेट पे डाल के पढ़ लेना चाहिए, है ना। आपके यहाँ की नदियाँ, पहाड़ जो भी है फेमस, उनको थोड़ा देख लिया जाता है, कोई कॉलेज है आयुर्वेद का। ठीक, आगे चलें। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के मुख्य बिंदु जल्दी से पढ़ लेंगे। तो 1 जनवरी 2006 से सभी आयुर्वेद और यूनानी औषध निर्माता
निर्यात योग्य आयुर्वेदिक उत्पादों में हैवी मेटल्स की मात्रात्मक जांच एवं पैकिंग पर हैवी मेटल्स विद इन परमिसिबल लिमिट्स ऐसा अवश्य अंकित करेंगे। हैवी मेटल्स की अनुमति योग्य मात्रा का निर्धारण डब्ल्यूएचओ के क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एंड मटेरियल्स के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। यानी डब्ल्यूएचओ इसको जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो करेगी, ये मतलब है कहने का, बस इतना ध्यान रखना। कह रहे हैं नेक्स्ट, मरकरी की रस औषधियों में अनुमति योग्य मात्रा 1 ppm होगी, इसको जरूर याद रखोगे। तो मरकरी यानी एच जी, इसी पे मेनली जो होता है आयुर्वेदिक दवाइयां जो है वो रिजेक्ट होती हैं दुनिया भर में, अगर होती हैं तो। ठीक है, तो इसका ध्यान नहीं देते अगर। तो मरकरी 1 ppm। निर्माता द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर एक्ट की धारा 159 के अनुसार कार्यवाही करते हुए अनुज्ञा पत्र निलंबित किया जा सकता है। इसी एक्ट के नियम 161 एक और 2 के अंतर्गत प्रत्येक दवा की पैकिंग पर मात्रा सहित घटक द्रव्यों की सूची दर्शाना भी अनिवार्य होगा। अगर घटक द्रव्य अधिक हो तो पृथक से मुद्रित पत्र पैकिंग में रखना होगा। ठीक है, जैसे ईमेल वगैरह पे देखते हो उनकी बोतल का भी देखोगे पूरी भरी मिलती है, क्योंकि वो क्या करते हैं जनरली वहीं लिख देते हैं बोतल के ऊपर ही। और कई कंपनियां होती हैं वो अलग से अपना डाल देती हैं एक लिफलेट वगैरह इस तरह का बना के, भाई ये सारे कंटेंट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि आ नहीं सकती, इतनी दवाइयां होती हैं कई बार। आगे कह रहे हैं इसी एक्ट के नियम 161 एक और 2, ये तो बात हो गई। अधिनियम की अनुसूची ई की वर्गीकृत सूची में शामिल द्रव्यों से निर्मित उत्पादों की पैकिंग पर टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ऐसा भी लिखना होगा। ठीक है, जो अनुसूची ई में जो ड्रग्स है उनके ऊपर कह रहे हैं ऐसा लिखना होगा कि मेडिकल सुपरविजन में ही लेनी है, डॉक्टर की सलाह से, कहने का मतलब है ओटीसी नहीं होंगी वो। रूल 157 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीएमपी की फुल फॉर्म याद रखना, बाकी संबंधित चीजें आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा रिसर्च वाले पोर्शन में। फिलहाल आप याद रखोगे जीएमपी का फुल फॉर्म क्या है। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसी तरह एक टर्म मिलती है, चाहो तो वो भी लिख लो, जीएलपी, ये पूछ चुका है और लोग नहीं रिलेट कर पाए। तो ये है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। है ना, आजकल लेबोरेटरी देख रहे हो आप, उनमें भी कितना उनका वेरिफिकेशन या उनके मानक हो गए हैं, संस्थाएं हो गई हैं उनको एक्रेडिशन देने वाले। ठीक है, तो जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है और जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, अभी बाबा रामदेव की जो पीछे कार्रवाई हुई थी वो इसी पे हुई थी कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी वाले के ऊपर, तो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट हुई थी वहाँ। तो एक्ट 94 इज रिलेटेड विद नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग एग्जैगरेटेड एडवर्टाइजमेंट ऑफ आईएसएम एंड एस ड्रग्स इन मैगजीन न्यूज़पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ये भी नाम ध्यान रखोगे, एटलीस्ट इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता क्या है। ये ऐसे क्लेम कर देना फॉल्स जो नहीं हो सकती चीजें, इस तरह की बात है। आगे देखते हैं डब्ल्यू एच ओ। अगेन हमारे लिए कुछ ज्यादा वो नहीं है कि इससे सवाल आते हो। मेन तो यही कि स्थापना कब हुई थी, मेन बात बस उतनी ही है। तो डब्ल्यू एच ओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका प्रमुख कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 192 सदस्य इसके मेंबर्स हैं। इसके ऑफिसेज बता रहे हैं, 6 रीजनल ऑफिस हैं। रीजनल ऑफिस इन अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट यूरोप, मेडिटेरियन, वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, भारत इसके साउथ ईस्ट रीजन में आता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये देख सकते हो, भारत साउथ ईस्ट में आता है तो नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। भारत के अलावा इस रीजन में बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर, तो बहुत सारे देश हैं, नहीं याद करना ये सब, रहने दोगे। आगे चलिए। डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 32 टेक्निकली प्रशिक्षित सदस्य होते हैं जो 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 32 सदस्य हैं जितने हमारे दांत होते हैं, और 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं है, कहीं 5 मन में रख लो, 3 वर्ष के लिए होता है, जितना आपका एमडी होता है उतना ही साल का कार्यकाल है। ठीक है, आगे बेटा कुछ डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आपका जब भी कोई ऐसा एग्जाम होगा, है ना, जैसे यूपीएससी आ जाता है, तो अगर कोई स्टेट पीएससी आ जाती है तो आप क्या करोगे, उसको उसी समय इस डेटा को हेडिंग डाल के जैसे नेट पे, कि उस समय में जो भी चल रहा होगा कि एडल्ट मोर्टेलिटी रेट क्या है तो वो लिख लेना सामने ऐसे ही, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी चल रही है इंडिया में अभी, क्लियर है। तो उसी समय इनके सामने बस नेट पे सर्च करोगे और सामने टर्म्स लिख लोगे जो भी होंगे, वैल्यूज। आगे देखिए, नहीं याद करेंगे इसको हम अभी। नेक्स्ट है बेटा यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई, 1946 11 दिसंबर। यूनिसेफ का प्रमुख कार्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर।
कहाँ कहाँ काम करती है, स्पेशली आपसे कहा था कि ये ध्यान रखना, ये गर्ल्स एजुकेशन, ये पॉइंट स्पेशली याद रखोगे, बाकी तो बच्चों से रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन हो चाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन हो, HIV एड्स से सुरक्षा की बात हो, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो कि 6 महीने में क्या क्या करना है, उसके बाद की लाइफ कैसे आगे चलनी है, तो वो सब यूनिसेफ इंश्योर करती है कि बच्चों का स्वास्थ्य जो है ओवरऑल ठीक रहे। ISM&H, तो इसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, योगा, प्राकृतिक, तिब्बी, होम्योपैथी सब आती हैं। आपको तो नंबर भी बताया मैंने, बोलो कितने हैं टोटल अभी इसके पार्ट? 7। 7, ठीक है, तो याद रखोगे। इसके अधीन 2 सबऑर्डिनेट, 15 ऑटोनोमस बॉडीज हैं, नहीं याद करना आपको। ISM&H के अंतर्गत कार्यरत कुछ प्रमुख सेल्स हैं, एक IEC है, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सेल है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सेल है मेनली, ठीक, इंफॉर्मेशन एजुकेशन के साथ ये वर्ड याद रखना, IEC। तो इसका काम होता है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है आयुर्वेद की, जैसे मान लो बीच में कोविड में वो था कि काढ़ा वगैरह आयुष 64 दे रहे थे, हम लोग काढ़ा दे रहे थे, आयुष काढ़ा, बाकी चीजें, तो इसका काम ये है कि पब्लिक में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाया है ना, थोड़ा सोशल मीडिया से, जैसे भी, ये मेनली काम है इसका। ड्रग कंट्रोल सेल है, इट इज वर्किंग फ्रॉम May 1992, डील्स विद क्वालिटी कंट्रोल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तो नाम ही है ड्रग कंट्रोल सेल, तो सब कुछ ड्रग से रिलेटेड कंट्रोल करती है। 1992 से फंक्शनिंग इसकी चालू है, ड्रग कंट्रोल सेल। नेक्स्ट है TKDL। TKDL ये बेटा बहुत जरूरी है, TKDL, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। कब से ये फंक्शनिंग कर रहा है, तो ये लिख लोगे आप, 2001 से इसका जो काम है वो शुरू है, 2001, ठीक है। और दो संस्थाओं ने मिलकर इसको बनाया है मेनली, CSIR और आयुष, लिख लोगे यहीं पे, CSIR और आयुष, तो इनका प्रोजेक्ट है मेनली है। CSIR फुल फॉर्म लिखना चाहो वो भी लिख लो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनका और आयुष का। अगर आयुष ना लिखा दिखाई दे, आपको CCRS लिखा दिखाई दे, तो वो लगा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो मतलब आयुष आयुर्वेद की संस्था किसी का भी नाम दे तो मतलब वो एक ही बात है, आयुष कह दे या किसी संस्था का आयुर्वेद के नाम दे दे। तो 2001 से ये प्रोजेक्ट है, मेनली किससे डील करता है ये, तो डीलिंग विद पेटेंट्स, ठीक है, आयुर्वेद की जो चोरी हो जाया करती थी चीजें, तो उसके साथ, कि भाई नीम किसका है, हमारा है या किसी और का है, हल्दी हमारी है या किसी और की है। चलो टाइम देख रहा हूँ मैं, फिनिश हो रहा है सेशन का, तो हमने लगभग इसको फिनिश कर लिया आज।